Assalamu alaikum everyone, this is Anusha Yunus with registration number 21 TE46. So today we are going to discuss lab 5 of our course digital signal processing. So basically the title of our lab is to represent discrete time digital signals into frequency domain, that how we can represent different time and discrete time digital signals into frequency domain. Then the objective of this lab is to represent discrete time digital signals into frequency domain, resolution of spectrum, and how we can compute different time domain signals or different frequency domain signals, magnitude, phase, and power spectrum. So basically, if we are talking about discrete signals or if we are talking about Fourier transform or Fourier series, Fourier transform, and this one is basically Fourier transform is for aperiodic signals. Fourier series is for periodic signals. पीरियोडिक सिग्नल्स बेसिकली वो सिग्नल्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो हर सिग्नल है वो अपने आप लाइक जो सिग्नल है वो हर साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट करता है. लाइक दिस वन इज द फर्स्ट साइकिल. अगर हम ये बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट साइकिल है और यहीं से हमारे पास जो है वो सेकंड साइकिल शुरू होता है. तो बेसिकली फर्स्ट साइकिल हमारे पास ये है और सेकंड साइकिल हमारे पास ये है. तो ये हर साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है. लेकिन अगर हम लोग ए पीरियोडिक की बात करें तो ए पीरियोडिक बेसिकली वो अपने आप को रिपीट नहीं करता. लाइक अगर हम लोग सिग्नल को देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा और देन ये इस तरह से. सो दिस वन इज द ए पीरियोडिक सिग्नल. अब यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास कोई एक कंप्लीट साइकिल नहीं है या कोई भी ऐसा साइकिल नहीं है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है. तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल एंड फोरियर सीरीज इज़ फॉर पीरियोडिक सिग्नल. फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग सिग्नल जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में होते हैं और अगर हम लोग फोरियर सीरीज की बात करें तो हमारे पास सिग्नल जो है वो टाइम डोमेन में होंगे. तो अगर बेसिकली हम लोग हायर फ्रीक्वेंसीज में फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग इसलिए जाते हैं ताकि हम लोग एनालिसिस ईजी कर सकें. लाइक हम लोग हर चीज़ को एक आसान वे में और इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकें. So the task one is DFT calculation. Basically this one is DFT formula. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास समीशन है दैट इज़ n0 to n-1. जो हमारे पास n है उसकी रेंज है 0 to n-1. जितनी हमारे पास लेंथ होगी या जितने नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं उनमें से 1 माइनस कर दें तो ये हमारे पास n की रेंज है. और k की भी जो रेंज है वो बेसिकली सेम एज n ही है. देन एक्स एन ये हमारे पास सिग्नल हो गए, कोई भी हमारे पास फंक्शन है और दिस वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन -j2 पाई के एन डिवाइडेड बाय एन. देन अगर हम लोग इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का देखें फार्मूला तो ये बेसिकली डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही है, लेकिन इसमें हमारे पास 1/n हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं. और इसमें बेसिकली जो हमारे पास n की रेंज है वो 0 to n-1 ही है और k की भी सेम एज k.
सो इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट सिग्नल्स के डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली हमारे पास जो n है वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो सिग्नल है उसकी लेंथ होगी, लेकिन अगर तब तक लाइक ये वेरी करती है। बेसिकली अगर हम लोग कोई भी सिग्नल देखें उसकी लेंथ 4 है या n हम लोग कहते हैं n इज इक्वल टू 4 है, लेकिन अगर हम लोग उसमें 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे तो उसकी n की वैल्यू हमारे पास बेसिकली 6 हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास ज़ीरो पैडिंग है। तो ये हम लोग आगे जाके टास्क नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टास्क। इसमें बेसिकली हम लोगों ने एक डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन बनाना है और देन उसमें हमने डिफरेंट सिग्नल्स की डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक हमने फंक्शन बना लिया माई डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जिसको हमने x से डिक्लेयर किया है। देन हमने जो हमारा इनपुट सिग्नल होगा हमने उसकी लेंथ बता दी है, दैट इज लेंथ ऑफ x के वो इक्वल होगी, यहाँ पे हमने उसको n डिक्लेयर कर दिया है। देन x है बेसिकली हमारे पास ये जो है ज़ीरोज़ 1 n, ये बेसिकली हमें बता रही है कि हम लोग एक अरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसमें हम लोग टाइम डोमेन सिग्नल्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उनको स्टोर करेंगे। देन हमने यहाँ पे एक लूप स्टार्ट किया, फॉर लूप बनाई है, जिसमें हमने बताया कि k की जो वैल्यू है वो 0 to n-1 इटरेट करेगी। ये बेसिकली हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में डिस्कस किया था कि k की जो वैल्यू है वो बेसिकली 0 to n-1 इटरेट करेगी या इसकी रेंज में होता है। देन हम यहाँ पे हमने बता दिया कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसका करंट इंडेक्स क्या होगा। देन यहाँ पे हमने एक और लूप स्टार्ट किया है, दैट इज़ फॉर n। इसमें भी ये भी बिल्कुल हमारे पास k की तरह ही है, लाइक इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो रेंज है वो 0 to n-1 है, लाइक जो n है वो इटरेट कर रहा है फ्रॉम 0 to n-1। सो बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला बता दिया है, जैसे हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में। सो टू बेसिकली फार्मूला जो है ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकें। देन यहाँ पे जो मैंने फॉर लूप लगाई थी n की, वो यहाँ पे मैंने n की है, और ये जो ऊपर मैंने k की फॉर लूप लगाई है ये बेसिकली मैंने यहाँ पे एंड किया, एंड देन फॉर द फंक्शन ये यहाँ पे एंड हो रही है। Then let's move on to the second function, which is my inverse discrete Fourier transform. So इसमें बेसिकली वही उसी तरह से हम लोग फंक्शन बनाएंगे माई इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अब बेसिकली यही हो रहा है कि जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है, और अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में जाएं, लाइक उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, तो बेसिकली हम लोग उसका माई इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। सो पहले हमने उसको x डिक्लेयर किया था, कैपिटल X, देन हम इसको माइनस x डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हम लोग इन्वर्स चल रहे हैं। अब बेसिकली जो लेंथ है ये हमारे पास लेंथ ऑफ x है, और जीरो से वही बता रहे हैं कि जो हम यहाँ पे अरे बना रहे हैं वो किस तरह से बना रहे हैं। अब यहाँ पे माई इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग n को पहले लेंगे, और यहाँ पे हमने उसका ये बता दिया कि ये 0 to n-1 क्रिएट करेगी, और ये हमारा उसका करंट इंडेक्स होगा। देन फॉर k ये बता रहा है कि ये 0 to n-1 क्रिएट कर रहा है। अब बेसिकली ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल को फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ किया है, और ये हमने फिर डिवाइड किया है दैट ये बेसिकली हमारे पास इंडेक्स है कि कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, और बेसिकली n जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल है जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है। देन हमने यहाँ पे फॉर लूप को एंड कर दिया, और ये हमारी हमने यहाँ पे फंक्शन को एंड किया। अब इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमने एक नई फाइल बनाई है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस बताए हैं, x1, x2, x3 एंड x4। ये बेसिकली हमारे पास टास्क में गिवन थे। तो बेसिकली हमने इन जो सिग्नल्स हैं इनका हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और
इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। सो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के लिए मैट लैब में हम लोग ये जो सॉरी अब यहाँ पे x1 का अगर हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो जिस तरह से हमने फंक्शंस बनाए हुए हैं, फाइल्स बनाई हुई हैं, और तो हम बेसिकली माई डी एफ टी x1 यूज़ करेंगे, वही फंक्शन यूज़ करेंगे। देन फॉर x2 हमने माई डी एफ टी x2 यूज़ किया, देन फॉर x3 एंड सेम फॉर x4। देन इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोग x1 रिकंस्ट्रक्टेड से उसको डिक्लेयर करेंगे, बिकॉज जो हमारा इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारे पास डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स है। तो बेसिकली हम उसको किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो बेसिकली अगर हमने इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो ये हमने उसका फंक्शन बनाया हुआ है। सिंपली हमने उसका अगर हमने x1 के लिए फाइंड करना है तो x1 लिख देंगे, अगर x2 के लिए करना है तो x2 लिख देंगे, एंड सेम फॉर x3 एंड x4। अब हमने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है तो हमारी जिस तरह से हम लोग कंडीशन यूज़ करते हैं, जिस तरह फंक्शन यूज़ करते हैं, मैटलैब की कमांड है डिस्प्ले की। अब ये बेसिकली हमारे पास x1 को डिस्प्ले कर रहा है, और अगर हमने इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बताना है तो ये उसका बता रहा है, सेम फॉर x2, x3 एंड x4। नाउ let us observe the output. सो बेसिकली ये देखें तो हमारे पास x1 का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 है। देन फॉर x2 ये है इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म x2 का ये है, एंड सेम फॉर x3, x4 एंड x5। सो बेसिकली हमने इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस का, डिफरेंट सिग्नल्स का जो हमारे पास गिवन थे, इनका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टास्क में बेसिकली उन्होंने हमें डिफरेंट सिग्नल्स दिए हुए हैं, और इन डिफरेंट सिग्नल्स का हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और बताना है कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये एक दूसरे से मतलब लाइक फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनका डिफरेंस बताना है सिंपली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंट सिग्नल्स बताए हुए हैं जो हमें टास्क में बताए हुए थे, x1 टू x11 ये डिफरेंट सिग्नल्स हैं। देन अगर हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो मैटलैब में हमने इसकी कमांड होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म की FFT, और आगे जो भी हमारे पास सिग्नल होगा हमने उसको पुट कर देना है। तो पिछला जो टास्क था उसमें तो हमारा ये था कि सबसे पहले हमने फंक्शन बनाना था और देन हमने उसमें उस फंक्शन को यूज़ करके डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसका इन्वर्स फाइंड करना था। लेकिन बेसिकली इसमें हमने सिंपल मैटलैब की कमांड है हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसको यूज़ करके हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने इसी तरह से सिग्नल्स बताए हैं, देन हमने यहाँ पे उसकी कंडीशन बताई है। देन फॉर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमने यहाँ बता दिया है कि किस तरह से हम लोग उसको प्लॉट करेंगे। तो स्टेम जो है वो एब्सोल्यूट ऑफ x1 बताया हुआ है। बेसिकली हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास सिग्नल है हम उसका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं। तो ये बेसिकली वो कंडीशन बताई हुई है। देन हमारे पास x1 टू x11 है, तो हमने डिफरेंट सब प्लॉट्स यूज़ किए हैं और टाइटल हम साथ साथ देते गए हैं। अब एक्स लेवल में हमारे पास फ्रिक्वेंसी आएगी और वाई लेवल में हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, सेम फॉर x2, x3 एंड सो ऑन। x11 तक बेसिकली हमने इसी तरह से यूज़ करना है। लेट अस ऑब्जर्व द आउटपुट। here we can see ये बेसिकली हमारे पास x1 का है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम x2 का, x3 का, देन ये हमारे पास x4, x5, x6, this is x1, x8, x9 and for the last one x10 and x11. so basically हमने डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स जो थे हमारे पास और डिफरेंट जो सिग्नल्स थे हमने उनका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, और हमने देखा है कि हम लोग किस तरह से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एक दूसरे से किस तरह से लाइक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एक दूसरे से किस तरह से डिफर कर रहे हैं। So now let's move on to the third task.
दिस वन। इसमें बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है x और सॉरी एक सिग्नल है दैट इज x1 2 3 4। इसमें सबसे पहले हमने डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है और ये अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमें ये नहीं पता कि ये वाली वैल्यूज़ रियल हैं या और इमेजिनरी हैं, तो उसके लिए हमने कंडीशन बताई हुई है कि x रियल जो है वो रियल वैल्यूज़ हैं x की, और x इमेजिनरी जो है वो x की इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं। देन फॉर x मैग्नीट्यूड हमने बताया कि किस तरह x मैग्नीट्यूड बेसिकली जो हमारे पास x है उसका हमने मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसका एब्सोल्यूट लेके। देन फॉर एंगल हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ x। देन हमने परफॉर्म करना है इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये बेसिकली हमने सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है और देन हमने इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ किया। बिल्कुल वही वाली कंडीशन है, लेकिन हम इसके पहले आई लगा देंगे दैट डिनोट्स द इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। देन अब हमने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन बतानी है DFT एंड देन डिस्प्ले x। फिर हमने रियल पार्ट बताना है, देन इमेजिनरी पार्ट और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम एंड टाइम डोमेन। सो बेसिकली डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट हमने चीज़ों को डिस्प्ले करवाना है। सो नाउ लेट्स ऑब्जर्व द आउटपुट। So now here we can see the result। basically इसमें हमने discrete Fourier transform भी find कर दिया and frequency domain and inverse discrete Fourier transform भी find कर दिया and time domain। और हमने इसमें रियल पार्ट भी बता दिया जो हमारा रियल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास जो सिग्नल है उसका हमने रियल पार्ट बता दिया है दैट इज़ 10 -2 एंड -2 दिस वन। ये हमारे पास बेसिकली रियल पार्ट्स हैं और इमेजिनरी पार्ट भी हमने बता दिए हैं। ये हमारे पास बेसिकली इमेजिनरी पार्ट हैं जो जे की फॉर्म में है, जे और आई के फॉर्म में। देन हमने उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम भी बता दिया है। फेज स्पेक्ट्रम में उसकी ये वाली वैल्यूज़ होंगी एंड टाइम डोमेन उसमें ये वाली वैल्यूज़ होंगी। सो बेसिकली इसमें हमने डिफरेंट अपना जो हमारे पास इनपुट सिग्नल था उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट टास्क। इसमें बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि डिफरेंट हमारे पास जो इनपुट सिग्नल्स हैं गिवन इन टास्क 2, उन सिग्नल्स को यूज़ करके हमने उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है विदाउट ज़ीरो पैडिंग एंड विद ज़ीरो पैडिंग। अगर हम लोग ज़ीरो पैडिंग के कॉन्सेप्ट को देखें तो बेसिकली ज़ीरो पैडिंग में जो भी हमारे पास इनपुट सिग्नल होगा उसमें हम लोग ज़ीरोज़ डिफरेंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है ऐड कर देंगे, लाइक डिफरेंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर हमारे पास इनपुट सिग्नल कोई 1 2 3 4 है तो हम बेसिकली हमारी चॉइस होगी कि हम उसमें कितने ज़ीरोज़ ऐड करें। तो अगर अगर मैं उसमें 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देती हूँ तो बेसिकली और फिर मैं उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी एनालिसिस करती हूँ, लाइक उसकी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम देखती हूँ, उसकी फेज स्पेक्ट्रम देखती हूँ, तो दैट इज़ ज़ीरो पैडिंग। सो बेसिकली ज़ीरो पैडिंग में एक तो इससे ये है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, लाइक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हम लोग इसके अलावा हम लोग उसका जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम है उसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़ीरो पैडिंग हम लोग इसी तरह इसीलिए यूज़ करते हैं, बस डिफरेंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को ऐड करके उनके डिफरेंट उसको डिफरेंट सिग्नल्स के एनालिसिस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंट सिग्नल बताया, उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया FFT x6 और FFT x11 तक। देन हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग डिफरेंट सिग्नल्स को यूज़ करके हम उनको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो अपना फर्स्ट सिग्नल है दैट इज़ x मैंने वो यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने उसकी लेंथ बता दी है और ये मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी है। देन अगर हम लोग ज़ीरो पैडिंग की बात करें तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं कि लेंथ को डबल कर रहे हैं। तो हमारे पास जो x पैड थी जो हमने बताई हुई थी कि x ज़ीरोज़ ऑफ n था, लेकिन यहाँ पे हम 1n कर दिया है।
और जो एक्स है वो एक्स पैड को हमने फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म यहाँ पे फाइंड कर दिया और उसकी फ्रीक्वेंसीज को भी हमने डबल कर दिया। सो बेसिकली हर चीज़ को हमने यहाँ पे डबल कर दिया और देन हमने उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम अगर हमने देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने 3 चीज़ें देखनी है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम एंड पावर स्पेक्ट्रम। 3 चीज़ें हमने यहाँ पे उसकी बतानी है और 3 चीज़ों को हमने उसमें उसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम यूज़ करना है तो यहाँ पे मैंने उसकी स्टेप में यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करके हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को फाइंड करना है। देन यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम का और एक्स लेवल भी बता दिया, वाई लेवल भी बता दिया। फेज स्पेक्ट्रम में भी ये है कि हमने उसका एंगल फाइंड करना है। तो या अब मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में बेसिकली जो हम लोग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं दैट इज़ बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। फेज स्पेक्ट्रम में हम लोग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसीज एंड एंगल। जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होंगे उसमें और जो उसका एंगल होगा। देन यहाँ पे हमने उसके डिफरेंट लेवल्स बता दिए और पावर में हमने यहाँ पे उसका फार्मूला बता दिया है। वो प्लॉट करेगा बिटवीन फ्रीक्वेंसीज एंड एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यूज एक्स, जो हमारा पावर का फार्मूला है। देन यहाँ पे मैंने उसके टाइटल दे दिया है। जो भी मेरा जो मैं प्लॉट कर रही हूँ उसका टाइटल हो गया, एक्स लेवल और वाई लेवल भी मैंने डिक्लेयर कर दिया। सो नाउ लेट्स ऑब्जर्व द आउटपुट। So here we can see this is basically the output. ये हमारे पास मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, दिस वन इज द फेज स्पेक्ट्रम एंड दिस वन इज द पावर स्पेक्ट्रम। सो इसमें मैंने डिफरेंट यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आई है उसमें रेड में जो कलर है दैट इज विदाउट जीरो पैडिंग, दैट इज अ सिग्नल विदाउट जीरो पैडिंग। और जो हमारे पास सिंपल ब्लू कलर में है दैट इज अ सिग्नल विद जीरो पैडिंग। सेम फॉर फेज स्पेक्ट्रम एंड सेम फॉर पावर स्पेक्ट्रम। लाइक अब इसको देखें, जो हमारे पास ब्लू में है विद जीरो पैडिंग आ रहा है, डिफरेंट जीरोस को ऐड करके हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। इससे यह है कि हम लोग एक अच्छे वे में मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो जो रेड वैल्यूज हैं दैट इज सिग्नल विदाउट जीरो पैडिंग एंड द वन इन ब्लू इज विद जीरो पैडिंग। तो बेसिकली इस तरह हम लोग डिफरेंट कंडीशंस को यूज़ करके और विद जीरो पैडिंग्स हम एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को और डिफरेंट मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। सो बेसिकली इस लैब में हमारे पास 4 ही टास्क थे जो आज हमने कर लिए हैं और यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो रही है। अल्लाह हाफिज़।